मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर। किस्त नंबर 7। अनाया जब वाक़या तौर पर लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी, उसने बेहद हैरत और बेयकीनी से हुनैन को बेहोश देखा। फिर जैसे वह होश में आई, फ़ौरन उसकी तरफ भागी। हना, हना आँखें खोलो, क्या हुआ? अनाया इस वक्त खुद परेशान हो गई। हुनैन का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। किसी ने अनाया के कलेजे से दिल चीर कर बाहर निकाला। हना मेरी जान, आँखें खोलो। ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, मगर हुनैन के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। बिग ब्रो, असखान, रानिया, अहमद। वो चीख चीख कर सबको आवाज़ें देने लगी। सबसे पहले राइम और रानिया भागते हुए अंदर आए। इनके पीछे ही असखान भी दाखिल हुआ। वो दोनों फ़ौरन हुनैन की तरफ आके, हना, हना। राइम ने भी उसका गाल थपथपाया, मगर उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी और असखान सुर्ख होती आंखों के साथ दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। इससे क्या हुआ? राइम ने इसे क्या हुआ? रायम ने अनाया से सवाल पूछा। मुझे नहीं पता, जब मैं अंदर दाखिल हुई तो ये बेहोश पड़ी थी। अनाया जैसी मजबूत और बहादुर लड़की अब किसी तीसरे को नहीं खो सकती थी। इसके लिए हुनैन उसकी बहन नहीं, बेहतरीन दोस्त थी। अभी तो वो मशल और असलाम के गम से बाहर नहीं निकली थी, और अगर हुनैन को कुछ हो गया तो। बिग ब्रो, शक्ल क्या देख रहे हैं? इसे उठाएं, हॉस्पिटल लेकर चलें। अनाया ने उसका कंधा झंझोड़ा। इतने में ज़ुहान भी अंदर दाखिल हो चुका था। वो भी फ़ौरन उनके पास आया। हुनैन को क्या हुआ? उसने भी हैरत से सवाल पूछा। पता नहीं, जब मैं अंदर आई तो ये बेहोश पड़ी थी। इनाया के आंसू अब बहने लगे थे। राय ने झुककर उसे बाहों में उठा लिया। किसी ने उसका ट्रक के जिस्म में आग लगाई, मगर वो पत्थर बना दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो फ़ौरन उसे लेकर बाहर निकला। इसके पीछे ही वो तीनों भी निकल गए। लाइब्रेरी सुनसान रह गई। बस नीचे कंप्यूटर साइंस की किताब गिरी हुई थी, जो हुनैन लेने के लिए दाखिल हुई थी। असखान खुद पर जब्त करता टेबल तक आया, वहाँ से अपना मोबाइल उठाया और दोबारा स्टडी रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलने से पहले उसकी नज़र अब भी इस किताब पर थी, जो ज़मीन पर गिरी हुई थी। मर जाओ। असखान को अपने अल्फाज इस लाइब्रेरी की दर दीवार में गूंजते महसूस हो रहे थे। वो फ़ौरन लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। वो चारों एक साथ इसे हॉस्पिटल लाए थे। ये गांव का ही हॉस्पिटल था जहां आलम काम करता था। हुनैन को बेहोश देखकर आलम का अपना दिमाग चकराया। उसने खुद हुनैन का चेकअप किया। वो सब इस वक्त प्राइवेट रूम में थे। वो चारों एक साइड खड़े आलम को देख रहे थे। आलम के साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी। इन्होंने ज़रूर कोई स्ट्रेस या टेंशन ली है, नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। डॉक्टर की बात पर आलम के चेहरे पर तकलीफ के तासुर उभरे। सुहान ने आलम को कंधों से पकड़े कुर्सी पर बिठाया। हुनैन तो थी भी इतनी खामोश और कम गो। उसके अंदर क्या चलता था वो किसी को नहीं बताती थी। फिक्र मत करें चाचू, वो ठीक हो जाएगी। सुहान ने उनका हाथ पकड़े हौसला दिया, मगर आलम की आंखें बता रही थीं कि वो कितनी तकलीफ़ में है। पता नहीं मेरी बच्चे के साथ क्या मसला है। कोई टेंशन तो हो तो किसी को बताती भी नहीं है, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती है। आंसू आलम की आंखों से निकलते हुए उसके बियर्ड में जज्ब हुए। आलम के दूसरी तरफ राइम आकर बैठा। आप फिक्र मत करें चाचू, उसे होश में आने दें। इस बार मैं उसकी खूब क्लास लूँगा और ख़ुद इससे सारी बात पूछूंगा। उसने भी आलम को हौसला दिया। हवेली में बैठी हाला अलग रो रही थी। फ़रियाल और हेज़ल उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, और अनायत तो बस अज़गान का चेहरा देख रही थी, जो अपनी तकलीफ़ अपने ही अंदर दबा रहा था। यकीनन उसके अंदर तकलीफ़ का लावा था जो फटने वाला था। वो हवेली के गार्डन में बेचैनी से टहल रहा था, शायद किसी को कॉल भी मिला रहा था। इनायत ने बहुत गौर से उसकी हरकत देखी। इनायत ने एक नज़र हाला पर डाली, फिर वो बाहर निकल आई। असगान जो बेचैनी से चक्कर काट रहा था, अचानक उसके सामने अनायत आई। उसके पाँव रुके। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अनायत ने सवाल पूछा। असगान निगाहें चुरा गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसकी आंखें बेतासुर थीं, मगर इन्हें बढ़ती हुई सुर्खी सारी कहानी बता रही थी। इनायत 2 कदम चलकर उसके करीब आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरे लिए ज़ुहान से कम नहीं हो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर उसकी फ़िक्र है तो अपना लो, लेकिन अगर तकलीफ़ दे रही है तो नासोर की तरह उतार कर फेंक दो। लेकिन इसे दोहरी तकलीफ़ ना दो। कम से कम तुमसे अलग होने के बाद उसे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रहेंगी। इनायत उसे तल्ख़ हकीकत बता रही थी। अचानक असगान का चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रूर छोड़ देता मैं इसे, मगर आपकी बहन मरने से पहले मुझे कसम देकर गई थी कि कभी हुनैन को छोड़ना मत। असखान जैसे पुरसकून हुआ था। इसे वो दिन याद आया जब मिशन पर जाने से पहले असखान और मशल का गार्डन में आमना सामना हुआ था। इस्लाम गाड़ी पॉट से निकालते चला गया और वो वहीं गार्डन में खड़ी थी। जब असखान हवेली में दाखिल हुआ, मशल चलकर उसके पास आई। असखान निगाहें चुरा गया। कुछ दिन पहले की बदतमीज़ी पर उसे अब अफसोस हो रहा था। मैं नहीं जानती मैं वापस आऊँगी या नहीं, मगर तुम्हें कसम है इस अजीम हस्ती की जिसे तुमने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। मैं नहीं जानती वो कौन है। हर किसी के लिए अलग अलग हस्ती अजीम होती है। किसी के लिए माँ, किसी के लिए बाप, किसी के लिए बीवी, किसी के लिए उसका शौहर, मगर हुनैन को कभी छोड़ना मत। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो इस हवेली में
दरारें पड़ जाएंगी, अपने अलग हो जाएंगे और वो लड़की जीते जी मर जाएगी। अगर तुमने ज़िंदगी में कभी भी मुझे हकीकत में सिर्फ एक पल के लिए भी अपनी माँ जैसी या अपनी खाला समझा तो मेरी बात पर अमल ज़रूर करना। संजीदगी से असगान की आंखों में आंखें डाले वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई और 2 मिनट बाद गाड़ी हवेली से बाहर निकल गई। असगान ने पलटकर हवेली के तय दीवार को देखा। गेट बंद हो रहा था। उनकी काली गाड़ी अब दूर जा रही थी। नायत की आंखें हैरत की ज्यादती से पूरी खुल गईं। वो जानती थी मशल ने ऐसी कसम या ऐसा वादा ज़रूर किसी वजह से दिया होगा, मगर असगान के चेहरे की तंज़िया मुस्कुराहट बता रही थी कि वो हुनैन को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि उससे मशल ने कसम दे दी है। इनायत को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तुम ऐसा क्यों हो असगान? उसने गम में डूबी आवाज़ में पूछा। मैं शुरू से ही ऐसा था। हाँ, आपने अभी नोट किया है? उससे पहले वो पलट कर अंदर जाता है, इनायत की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। अपनी तकलीफ़ें दिल के अंदर नहीं दबानी चाहिए, ये इंसान को अंदर से खा जाती हैं। तकलीफ़ बाहर निकाल दो, सुकून मिलेगा। संजीदगी से कहते हुए इनायत वापस हवेली के अंदर चली गई, मगर असगान कितने ही पल साकत खड़ा रह गया। उसकी आंखें जिनमें कुछ देर के लिए नरमी समाई थी वो दोबारा सख्ती में लिपट गईं। असगान शाह किसी से मोहब्बत नहीं करता। वो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाता हुआ हवेली से ही बाहर निकल गया। इस वक्त इसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। मत करें, मैं मर जाऊंगी। नैन की तकलीफ में डूबी आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। वो गांव से बाहर निकल आया। वो सीधा फार्म हाउस में आया। अब किसी को कॉल मिला रहा था। डॉक्टर आलम की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका क्या हाल है? सख्त दिल खान शाह हुनैन का हाल जानने के लिए बेचैन था। नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है, सख्त डिप्रेशन और स्ट्रेस में है। लेडी डॉक्टर ने तफसील बताई। सिर्फ ये बताओ, जल्दी मरेगी या नहीं? उसने सफाकियत की इंतहा करते पूछा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की ज़ुबान तालू से चिपक गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो कुछ गुस्से से चिल्लाया। वो छोटे साईं, अगर वो इसी तरह डिप्रेशन में रहीं तो दिमाग की शरेआन भी फट सकती है। वो इतनी सी उम्र में ही ज़हनी अजियत का शिकार है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। उस लड़की ने डरते डरते तफसील बताई। असगार ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। मतलब तुम्हें मारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो पहले से ही अधमरी हो। वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। उसकी हंसी ज़ख्मी और खोखली थी, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी में इजाफा हो रहा था। वो गुस्से से चीखा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हुनैन शाह, दूर रहो मुझसे। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि दूर दूर तक उसकी धाड़ गूंजी। आंखें अब तकलीफ से लाल हो चुकी थीं। मैं तुम्हें तबाह नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे करीब आने की कोशिश करती रही तो राख हो जाओगी। दूर रहो मुझसे हुनैन शाह। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज़ में इस वक्त इतनी तकलीफ थी कि कोई महसूस करता तो कांप जाता। आंखें आंसुओं से भर गईं। वो वहीं घुटनों के बल बैठा और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, सुन रही हो हुनैन शाह? वो रोते रोते अब गुस्से से पत्थर पर मुक्के मार रहा था। हाथ तेज़ी से सुर्ख होने लगा। तुम दूर रहो मुझसे, वरना तबाह हो जाओगी। उसका हाथ सुर्ख होता जा रहा था, मगर वो रुक नहीं रहा था। दूर चली जाओ मुझसे, वरना मेरे अंदर चलती आग तुम्हें राख कर देगी। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया। फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे हाथ पर बांधा। एक नज़र अपने हाथ में मौजूद नैन के नाम पर पड़ी। उसने वो रिबन लबों से लगा लिया। रात की किसी पर हुनैन को होश आया। हाला और आलम कमरे में ही उसके पास मौजूद थे तो सुहान ने इन सबको बाहर निकल जाने का इशारा किया। सब बाहर निकल गए। सुहान चाहता था वो अपने माँ बाप से खुलकर बात कर सके। हाला सोफे से उठकर उसके पास आई। ना मेरी बच्ची, उसने अपनी भीगी आंखों से उसे मोहब्बत के संग पुकारा। मामा, हुनैन के होंठ फड़फड़ाए। वो वीरान निगाहों से छत को देख रही थी। बोलो मामा की जान। हाला ने उसके माथे पर लब रखे। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हों, बस पेपर्स की टेंशन दिमाग पर हावी हो गई है। उसने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट लबों पर सजाकर इन दोनों को तसल्ली दी। हाला और आलम की नज़रें मिली। आलम उठकर उसके पास बेड पर आकर बैठा। हुनैन ने नरम मुस्कुराहट के साथ अपने बाप को देखा। मैं ठीक हूँ डैड। उसके होंठ तो मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखें उनका साथ नहीं दे रही थीं। क्या तुम हमें इतना भी अहम नहीं समझती कि अपनी तकलीफ़ हमसे बांट सको? आलम की संजीदा बात पर हुनैन की मुस्कुराहट सिमट गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप उसकी वजह से परेशान हों। हवेली के माहौल में कोई सर्दपन उभरे। हुनैन ने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर पहले ठीक नहीं थी तो अब ठीक हो जाऊँगी। उसकी आंखों में इस बार वाकई सच्चाई थी। आलम ने इस बात में सर हिलाया। वो दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। उसके कानों में मशलशा के अल्फाज गूंज रहे थे। जब तक तुम खुद से मोहब्बत नहीं करोगी तब तक कोई दूसरा भी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। सबसे पहले तुम्हें खुद से मोहब्बत करनी होगी। और हुनैन शाह सोच चुकी थी अब वो खुद के लिए जिएगी। जिस तरह मशल शाह सबसे पहले खुद के लिए जीती थी, इसी तरह वो भी उसके नक्शे कदम पर चलेगी। अगले दिन सुबह के 10 बजे हुनैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती घर वापस आई।
وہ सोच चुकी थी अब वो बहादुर रहेगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेगी। तो वहीं दूसरी तरफ असकान अपना सारा कमरा बिखेरे पता नहीं क्या कर रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे तक आया तो सामने नैना खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? असकान ने अपना लहजा फ़ौरन नॉर्मल किया। कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। तुम क्या कर रहे हो? बात करते साथ नैना ने कमरे में दाखिल होने की कोशिश की, मगर असकान दीवार की तरह खड़ा था। फ़िलहाल मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। नैना ने महसूस किया वो इसे कमरे के अंदर दाखिल होने नहीं देना चाहता। ऐसा भी क्या छुपा रहे हो मुझसे? दोस्ताना लहजे में कहते हुए उसने अंदर झांकने की कोशिश की, मगर असकान ने दरवाज़ा आधे से भी ज़्यादा बंद किया। नैना, मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल जाओ यहाँ से। इस बार वो कुछ गुस्से से बोला। उसने देखा नैना का मुंह लटक गया था। वो फ़ौरन नरम पड़ा। इस वक्त मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ, प्लीज़ जाओ, नरमी से कहते वो वापस कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। कितनी ही देर नैना हैरत से दरवाजे को देखती रही, फिर सर झटकती हुई नीचे की तरफ बढ़ गई और अंदर कमरे में असकान बेड पर बहुत सारी तस्वीरें फैलाकर बैठा था। जल्दी से सारी समेटने लगा। इन सब तस्वीर में सिर्फ एक ही हस्ती थी, और वह कौन थी ये सिर्फ असकान शाह जानता था। नैना वापस कमरे में आई तो हुनैन अपनी किताब खोले पढ़ने में मसरूफ़ थी, मतलब ये अभी बिज़ी थी। वो बोर हो रही थी तो इनाया के कमरे में चली गई। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो देखा इनाया बेड पर आड़ी तिरछी लेटी लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की तरफ देखा। अरे नैन, वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ। इनाया मुस्कुरा दी। वो आई और उसके साथ बैठ गई। आप क्या देख रही हैं? उसकी नज़र लैपटॉप तक गई। कुछ नहीं, बस बचपन की तस्वीर देख रही हूँ, जब मामा और पापा हमारे साथ होते थे। इनाया के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कान थी। नैना भी ज़ख्मी सा मुस्कुराई। फिर वो भी उसी के साथ बैठकर तस्वीरें देखने लगी। एक मिनट इनाया, आप ही रोकना। अचानक तस्वीर पर उसने इनाया को रोका। क्या हुआ? इनाया ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ देख रही थी। नैना की नज़र स्क्रीन पर गई, जहाँ 8 साल हुनैन शाह स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी थी और उसने अपने बाल बहुत खूबसूरत चुटियों में बांधे रखे थे, और चुटिया के नीचे एक पिंक कलर का रिबन था। और उसे लम्हों में याद आया, असगान शाह के हाथ में भी तो एक पिंक कलर का रिबन था। न जाने क्यों नैना के दिल में अजीब सी तकलीफ उठी, मगर ये दो पल के लिए थी। उसकी नज़र अनाया और रानिया की तस्वीरों पर पड़ी। उन्होंने भी पिंक रिबन लगा रखे थे, शायद वो इनके स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा था। नैना ने उसे अपना वहम समझना चाहा, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। आप एक बात तो बताएं कि असगान और हुनैन की बॉन्डिंग कैसी है? न जाने उसने क्या सोचते हुए अनाया से ये सवाल पूछा। नैना चाहते हुए भी हंस पड़ी। ये समझो, अगर एक बर्फ़ है तो दूसरा आग। इस सारी हवेली में सिर्फ एक तुम ही हो जिसे असगान ढंग से बात करता है, वरना तो वो अपनी माँ से भी प्यार के दो बोल नहीं बोलता। भाई तुम लकी हो नैन। अनाया की इस बात पर नैना चाहते हुए भी ब्लश कर गई। अनाया ने हैरत से उसके गुलाबी होते चेहरे को देखा। एक संजीदा सी बात कहूँगी, असगान शाह को सिर्फ दोस्त समझना, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। उसने संजीदगी से नैना को वार्न किया। नैना की मुस्कुराहट सिमट गई। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं? नैना ने दबे दबे गुस्से से पूछा। अनाया का सर नफ़ी मिला। बिल्कुल नहीं, मोहब्बत या इश्क करना कोई जुर्म नहीं। मैं खुद अपने शौहर से पागलों की हद तक इश्क करती हूँ, मगर इश्क सिर्फ अपनी चीज़ों से किया जाता है नैना। अगर दूसरों की चीज़ पसंद आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हो जाएगी। तुम अच्छे से जानती हो कि हुनैन और असगान, चाहे उन दोनों के दरमियान जितनी मर्जी दूरियाँ हों, वो फिर भी एक पाक रिश्ते में बंधे हुए हैं। निकाह में बहुत ताकत होती है, उनका रिश्ता बहुत मुकद्दस है। इनाया क्या कहने की कोशिश कर रही थी, नैना बहुत अच्छे से समझ रही थी। लेकिन हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। वो मुझसे अपनी बातें शेयर करता है, मैं उसे अपने दुख बताती, हम साथ खुश होते हैं। अगर इन सब के बाद वो मुझे पसंद करे और मुझसे शादी करना चाहे तो उसमें हर्ज ही क्या है? न जाने क्यों, लेकिन नैना के सीने में आग लगी थी। नैना ने कंधे उचकाए। अगर उसे तुमसे शादी करनी हुई अगर उससे तुमसे शादी करनी होती तो अब तक वो हवेली में ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर कर चुका होता। वो तो हुनैन से शादी की बात भी नहीं करता जो इसके निकाह में है। इनफैक्ट उसे तो हुनैन का नाम ही नहीं पसंद, वो इसका जिक्र ही पसंद नहीं करता। तुम्हें लगता है तुम ऐसे इंसान के साथ रह सकोगी जो अपनी बीवी को छोड़कर किसी गैर लड़की के साथ दोस्तियाँ रखे? नैना की बात थी या खौलता हुआ तेज़ाब था जो नैना को अपने कानों में डलता हुआ महसूस हुआ। उसका चेहरा तेज़ी से सुर्ख हुआ। तजलील का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने बेयकीनी से नैना को देखा। मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं, मगर सच है। उसके हाथ पर हाथ रख के जैसे हमदर्दी दिखाई, मगर नैना गुस्से से अपना हाथ छुड़वाती उसके कमरे से बाहर निकल आई। वो तो हुनैन को एक नज़र देखना पसंद नहीं करता, वो कैसे इसका हो सकता है? कितने ही आंसू नैना की आंखों से निकलते हुए गालों पर बहने लगे। हाँ, मैं हुनैन को कहूँगी वो इसे छोड़ दे।
इस वक्त नैना नींद पागल लग रही थी। वो वापस कमरे में आई तो हुनैन स्टडी टेबल पर अपनी किताबें फैलाए बैठी पढ़ाई कर रही थी। नैना ने खुद को कंपोज किया और हुनैन के पास आकर खड़ी हुई। "अना, तुमसे एक बात पूछूं?" नैना की आवाज़ से वो चौंकी, फिर सीधी हुई। "हाँ पूछो," इसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। "तुम्हें असगान शाह कैसा लगता है?" इस सवाल पर हुनैन को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कितने ही पल वो साकत बैठी रह गई। "बताओ ना, क्या तुम इसे पसंद करती हो?" नैना की आवाज़ से वह होश में आई। "नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती," हुनैन ने बेतासुर लहजे के साथ जवाब दिया। "मैं तो ऐसे दीवानों की आखिरी हद तक इश्क करती हूँ।" वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। नैना पुरसुकून हो गई। इससे पहले वो कोई दूसरी बात करती। दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, मगर हुनैन दोबारा किताबों की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी। "अरे असगान, तुम?" वो जो कलम हाथ में पकड़े कुछ लिखने में मसरूफ़ थी, उसके हाथ साकत रह गए। नैना की आवाज़ कमरे में गूंजी थी और हुनैन के दिल की धड़कन रुक गई। शायद वो ज़िंदगी में पहली बार हुनैन शाह के कमरे में आया था, मगर आया भी तो किसके लिए? वो जानती थी वो नैना के लिए ही आया होगा, क्योंकि नैना उसका कमरा शेयर करती थी। "हाँ, वो असल में मैं कुछ देर पहले कुछ ज़्यादा ही रूडली बात कर गया। तुम कॉफ़ी का कह रही थी ना? जाओ फिर बना लो, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती है।" उसका लहजा कितना मीठा, नरम, दोस्ताना और पुरसुकून था। उन्होंने शायद उसे ज़िंदगी में आज पहली बार इतनी नरमी और मोहब्बत से बात करते देखा और सुना था। उसने अपना चेहरा जो किताबों पर झुकाया था, वो मज़ीद झुका लिया। नैना फ़ौरन सर झुकाते खुश होती कमरे से बाहर निकल गई। असगान वहीं दरवाजे में ही टेक लगाए खड़ा हो गया कि नखियों से हुनैन का झुका हुआ सर देखा। "वैसे कल कोई कह रहा था मर जाऊंगी, अब तक मरी नहीं।" काफ़ी नफरत और हकारत से कहते उसने बाजू सीने पर बांधे। हुनैन के दिल में कहीं अंदर तक बहुत तकलीफ़ हुई। "आपके लिए मर चुकी हूँ।" उसने अपना चेहरा उठाया तो आज वो बहुत मजबूत नज़र आ रही थी। "आपके लिए हुनैन शाह मर गई," उसने एक एक लफ्ज़ मजबूत और सख्त लहजे में कहते हुए जैसे असगान शाह को कुछ पलों के लिए पत्थर कर दिया। दूसरी नज़र डाले बिना वो अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हो गई। वो ज़िंदगी में पहली बार उसके कमरे की दहलीज पर खड़ा था और हुनैन शाह अपनी पढ़ाई करना शुरू कर चुकी थी। उसे मुश्किल के अल्फाज याद आ रहे थे। "अगर आप किसी के पीछे भागेंगे तो आपको वो अपने पीछे भगाता रहेगा। इसके पीछे भागना छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा अपना हुआ तो तुम्हारे पास लौट आएगा, फिर वो तुम्हारे पीछे भागेगा। हर इंसान के इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले होती है। कभी अपने इज़्ज़त नफ्स पर समझौता मत करना। किसी के पीछे एक हद से ज़्यादा भागना भी ठीक नहीं होता।" उसके कानों में मशल शाह के अल्फाज पड़ रहे थे, इसलिए वो पुरसुकून हो गई। असगान शाह की नज़रें अब भी हुनैन शाह के चेहरे पर थीं। असगान शाह की आंखों में ठंड से कुछ घायल हुआ था, फिर एक ज़ख्मी मुस्कान नमदार हुई तो बिलाखिर वो हुनैन शाह को खुद से दूर करने में कामयाब रहा। वो कितनी देर हुनैन का चेहरा देखता रहा, मगर हुनैन ने एक बार भी चेहरा उठाकर उसे नहीं देखा। इतने में नैना कमरे में दाखिल हुई और एक कॉफ़ी का मग असगान की तरफ बढ़ाया। "चलो टेरेस पर चलते हैं, अच्छी हवा चल रही है।" नैना के मशवरे पर उसने फ़कत सर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। ज़ोहर के बाद का वक्त था। वो दोनों खामोशी से आगे पीछे गार्डन में दाखिल हुए। "आली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?" हानि ने डरते हुए उससे पुकारा। "हानि, खामोशी से चलो।" वो वापस पलटा और होंठ पर उंगली रखे उसे खामोश रहने की तलकीन की। हानि ने गुस्से से उसका हाथ अपने होंठों से हटाया। "अगर किसी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी, और असखान आला, वो तो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं।" 15 साल हानिया इस वक्त काफ़ी खौफज़दा लग रही थी, मगर 18 साल ऐलान पुरसुकून था। "तुम्हें नहीं पता, ये ज़िंदगी एडवेंचर करने का नाम है। एडवेंचर करो, सुकून लो।" उसकी हेज़ल आंखों में चमक थी। वो दोनों अब हवेली के गेट तक आ चुके थे। फिर वो इसके साथ गेट से बाहर निकल गई। बाहर ऐलान की बाइक खड़ी थी। वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा, मगर हानिया डरती हुई पीछे ही खड़ी थी। "हनी, बैठो," उसने तंबीह की। "मुझे नहीं बैठना, मुझे बाइक पर बैठने से डर लगता है।" और अला ने अपना सर पीट लिया। "उफ़, एक तो तुम हर छोटी छोटी चीज़ पर डर जाती हो। डरा मत करो, तुम मीर अलान शाह की बीवी हो। चलो आओ बैठो, अगर ज़्यादा डर लगे तो मुझे कस कर पकड़े ना।" उसने जैसे दरमियानी हल निकाला। हानिया डरती डरती बैठ तो गई। इससे पहले वो बाइक स्टार्ट करता ना जाने कहाँ से हैदर नमूदार हुआ। "आप दोनों कहाँ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं?" हानिया की तो चीख निकलते रह गई। अलान के चेहरे के ज़ावे बिगड़े। "तुम्हें हमारी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं?" इसने दांत पीस कर एक एक लफ्ज़ अदा किया। "बिल्कुल भी नहीं, अभी जाकर जोहान नाला या राइम नाला को बताता हूँ। तुम लोग भाग रहे हो।" वो अपने दांत निकालता हुआ इससे पहले हवेली के अंदर भागता। अलान ने उसे गिरबान से पकड़ा। "तुम्हें मसला क्या है? एक तो इतनी मुश्किल से हम दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ एक बाइक राइड ही तो लेने जा रहे हैं। अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या लोगे?" अलान जैसे रिश्वत देनी चाहिए। हैदर ने कुछ सोचा, फिर जैसे उसकी आंखें चमकी। "आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए?" और उसकी फरमाइश सुनकर अलान की आंखें फैली। "नहीं बेटा, ये बताओ ज़रा, क्या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या मेरे पास कोई लाखों का माल है? फरमाइश अपने औकात में रहकर करो। उम्र देखिए अपनी, अभी तुम ज़मीन से पूरे आगे उगे नहीं हो।
आला ने ठंडे लहजे में तंज का तीर चलाया। हैदर के दांत एक बार फिर निकले। ओके, मैं तो जाकर लाला को बता देता हूँ। वो दोबारा अंदर की तरफ बढ़ने लगा, मगर आला ने उसे गद्दी से पकड़े अपनी तरफ खींचा। अच्छा ठीक है, अगले माह ला दूंगा, फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो जैसे हार मान गया। ओके ठीक है, मैं इतना इंतज़ार कर सकता हूँ। हैदर ने कोई आसान किया। आलान ने बाइक स्टार्ट की। अब अपना मुंह बंद रखना, उसे तंबीह करना नहीं भूला। चलो बैठो नहीं। हानिया बेचारी मरती क्या ना करती। बैठ के और फिर आलान ने फुल तेज़ी से बाइक सड़क पर भगाई थी। हानिया ने बहुत मुश्किल से अपनी चीखें काबू करनी चाहिए। उसने एक हाथ अलान की कमर से गुजार कर पेट पर रखा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर उसकी जैकेट मुट्ठी में दबोच ली। वो इतनी तेज़ बाइक चला रहा था कि हानिया को चक्कर आने लगे। तो वो शायद ज़िंदगी में पहली बार बाइक पर बैठी थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दबे दबे लहजे में चिल्लाई, प्लीज़ आली, आहिस्ता चलाएं। इससे पहले अलान कुछ कहता, अचानक उनकी बाइक एक कार में जा लगी और इस बार हानिया की जो चीखें निकलीं, इससे आधा गाँव तो इकट्ठा हो ही गया था। वो दोनों सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। जोहान और रायमन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे और असकान का तो मानो खून खौल उठा था। किसकी इजाज़त से तुम दोनों बाहर निकले थे? वो अलान के सामने खड़ा सख्त लहजे में पूछ रहा था। हानिया को तो असकान के लहजे से इतना डर लगा कि उसने अलान के पीछे छुपने की कोशिश की, मगर असकान ने एक ही झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अलान के पीछे से बाहर निकाला। नहीं, ये तो पागल है, तुम पागल थी। हानिया सहम उठी। वो लाला, मैं तो बस, उसने कमज़ोर से मज़ाहमत की। अलान ने फ़ौरन हानिया की कलाई असकान के हाथ से आज़ाद करवाई। लाला जो भी कहना है मुझे कहें, हानिया को इन सबसे दूर रखें। मैं उसे अपने साथ अपनी मर्ज़ी से लेकर गया था, वो तो जाने के लिए राज़ी भी नहीं थी, तो प्लीज़ उसे डांटना बंद करें। इसने दोबारा हानिया को अपने पीछे छुपाया। अरज़ खान ने हैरत से उसका ये रवैया देखा। फ़रियाल ना चाहते हुए भी बोल पड़ी, वाह, ऐसे होते हैं शौहर जो अपनी बीवी के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाएं। शायद वो असखान को बहुत कुछ बावर करवाना चाह रही थी। सारी हवेली के लोग इस वक्त लाउंज में मौजूद थे और अलान की क्लास लग रही थी। क्लास लेने वाला फ़िलहाल असखान अकेला था, क्योंकि जब वो बोलता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बोल उठे। जोहान और राइम का भी दिल चाह रहा था कि अलान की तबीयत सेट कर दें। अगर उसे या हानिया को कोई चोट लग जाती तो वो गिरे थे, मामूली सी खराशी आई थी, मगर कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता था। फ़िलहाल की बात पर वो अंदर ही अंदर काबू पाता अलान के सामने आकर खड़ा हुआ। पूरे 1 महीने तक तुम बाइक को हाथ भी नहीं लगाओगे, यही तुम्हारी सज़ा है। और अलान का इतना सा मुँह निकल आया, ये क्या बात हुई लाला, आप भी तो 18 साल की उम्र में बाइक चलाते थे। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता, असखान ने एक झटके से उसका गिरबान पकड़ा। बाइक चलाने और उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है बेटा। अब मैं कोई बहस नहीं चाहता। अगर तुम्हारे साथ साथ हानिया को कोई चोट लग जाती तो? देख रहे हो उसके चेहरे पर कितना डर है। इस बार वो कुछ संजीदगी से बोला कि अलान के साथ सबके लबों पर मुस्कुराहट रिंग पड़ी। असखान जैसे अपने अल्फाज की गहराई समझा, फ़ौरन अलान को छोड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में गायब हो गया। हेज़ल ने गुस्से से एक घूरी अलान को डाली। पता नहीं मेरे दोनों बेटे किस पर चले गए हैं, बस सोच रखा है माँ को बेइज्जत करवा कर दें रहना है। वो भी दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। अलान भाई के सामने तो शर्मिंदा नहीं हुआ, मगर माँ के सामने ज़रूर हो गया। सॉरी मम्मी। फ़ौरन माँ का हाथ पकड़े अपने लबों से लगाया। बाकी सब इस मक्खन बाज को देखकर हंस पड़े और हानिया तो बस अलान के चेहरे को देखती रह गई, जिसने आज उसके लिए स्टैंड लिया था। मोहब्बत हानिया शाह के दिल पर भी दस्तक दे चुकी थी। फरियाल ने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा तो दिल ही दिल में उसकी बुलाएं ले डाली। रानी और राइम भी किसी बात पर हंस रहे थे। फरियाल अपनी दोनों बेटियों की अच्छी किस्मत की दुआ गो ही, मगर कौन जानता था कि बुरी किस्मत कभी भी नाजिल हो जाती है। जारी है।